Hi everyone, welcome back to my channel, and in today's video I'm going to tell you how I scored 94% in ISC boards without any tuitions in the last 4 months. Okay, let's talk about two category of students and ये जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले ये बात सुनो, एक कैटेगरी है जहाँ पर एक बच्चा एनालिसिस करता है, मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करता है, PYQ सॉल्व करता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, शॉर्ट नोट्स बनाता है इंस्टेड ऑफ लॉन्ग नोट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजलेस होते हैं, एंड वो पैसिव लर्निंग की बजाय वो एक्टिव रिकॉल कर रहा है, एंड वो 5 घंटे ही पढ़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं करता है, बट ही और शी इज़ कंसिस्टेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो कि 8 घंटे पढ़ाई करता है, ट्यूशन भी जाता है, नोट्स भी लिखता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो हम क्या देखते हैं, उसके 85% बने हैं, एंड पहली वाली कैटेगरी जो हमने अभी बात करी वो उसके 97% बन रहे हैं। अब देखो, है तो दोनों के मार्क्स अच्छे, बट अगर हम हार्डवर्क की बात करें तो सेकंड कैटेगरी ने ज़्यादा ही हार्डवर्क करा था, 8 घंटे पढ़ाई करी, ट्यूशन भी करा था, नोट्स भी बनाए थे, बट स्मार्ट वर्क पहले वाले ने करा। इसलिए लास्ट 4 मंथ्स आपके डिसाइड क्यों करते हैं कि किसके ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे, इसलिए करते हैं क्योंकि लास्ट 4 मंथ्स ही बताते हैं कि आप स्मार्ट वर्क करने जा रहे हो या हार्ड वर्क, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम है जब आप पे प्रेशर बिल्डअप होता है, और प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो बोलते हैं ये भी पढ़ लेते, ये भी पढ़ लेते, ये भी पढ़ लेते, सब कुछ पढ़ने के चक्कर में वो उनको कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, क्योंकि 12th का सिलेबस 10th के तो है नहीं कि शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं टॉप 4 सब्जेक्ट्स की। इसमें हमारा इंग्लिश आता है, हिंदी, साइकोलॉजी, आर्ट्स, मैथ्स, बायोलॉजी, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री, फिजिक्स। नाउ हम डिटेल में इनकी बात करेंगे थोड़े बाद में। फ़िलहाल के लिए आपको ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि आपको स्ट्रॉन्ग 4 अपने सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। अब देखो, सबसे पहले आप जब भी एक चैप्टर जब भी आप एक सब्जेक्ट खोल रहे हो, समझ लो मैंने केमिस्ट्री से स्टार्ट करा है, तो सबसे पहले मैं देखूंगी हाई वेटेज किस चैप्टर का है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो फिजिकल में अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख लूँ, वो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें काफ़ी क्वेश्चंस बन के आते हैं। केमिकल काइनेटिक्स आसान चैप्टर है एंड उससे भी ठीक ठाक क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो ये हो गया हमारा हाई वेटेज चैप्टर्स। उसके बाद आपको देखना है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कौन से हैं, उस चैप्टर में से कौन से बार बार पूछे गए हैं, यानी कि PYQs एक तरीके से। तो वहाँ से बार बार क्वेश्चंस अगर पिछले बार आए हैं तो इस बार भी आने के बहुत चांसेस हैं। तो उसके बाद अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब है कौन आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल कौन से आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है एंड ऊपर से वो काफ़ी ज़्यादा हाई वेटेज का भी है, तो ये आपको प्लस पॉइंट दे देता है टू बी अहेड ऑफ अदर्स। इससे आपको एक बेनिफिट मिल जाता है, एक प्लस पॉइंट मिल जाता है, एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है टू ग्रैब मोर मार्क्स, एंड आपको मेहनत करने की भी उतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपका वो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, तो आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे। उसके बाद 1 चैप्टर पर डे का आपको गोल रखना है। आप देखो, बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि अरे बहुत सारे चैप्टर्स करने हैं, आज इतने 3 चैप्टर निपटाने हैं किसी भी तरह। भाई किसी भी तरह नहीं होता है। अगर तुम्हें वो एक चैप्टर करना है तो ऐसी तरीके से करना है, कोई भी क्वेश्चन अगर बन के आया तो आप उसको अच्छी तरीके से आंसर कर पाओ, ये इंपॉर्टेंट है, रैदर देन कि आपने 4 चैप्टर कर लिए उसमें से आपको आधा अधूरा नॉलेज है। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ मेरी रिकमेंडेशन क्या थी। क्लास 12th में मैंने कौन से सब्जेक्ट में फोकस करना स्टार्ट करा। देखो, स्टार्टिंग में मैंने वापस से जो हर एक स्टूडेंट ने वो गलती करता है, दैट इज़ फिजिक्स से मैंने फोकस करा। मैंने सोचा यार ये मेरा वीक चैप्टर है, इसको मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, तब मेरा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा या बाद में एंड तब मेरे स्कोर इंप्रूव हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं है, आपको सबसे पहले टॉप 4 में ही ध्यान देना है। तो जितनी जल्दी ये बात आप समझ जाओ उतने ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहला इंग्लिश क्यों मैंने रखा है। देखो, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टॉप 4 में कंपलसरी लिस्ट में आता है। देयर इज़ नो वे दैट यू कैन नेग्लेक्ट दिस सब्जेक्ट, एंड जो कर रहे हैं तो पहले से बता देती हूँ आपके इंग्लिश में कम स्कोर बनेंगे, क्योंकि ISC के जो हमारे एग्जामिनर हैं इंग्लिश के, वो भी बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी मेरे प्री बोर्ड में कितने मार्क्स आते थे। हमारा 70 मार्क्स का आता था, मेरे आते थे 55 कभी कभी, और कभी कभी मेरे 57 तक बनते थे, इससे ज़्यादा मेरे नहीं बने। बट उसके बाद जब मार्क्स मेरे बोर्ड्स के आए तो मेरे 100 में से 96 बने थे इंग्लिश में। एंड इंग्लिश में इंग्लिश लिटरेचर तो आती है, इट इज़ स्कोरिंग, बट इंग्लिश लैंग्वेज में आप गलती कर जाते हो। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की जो आपने चूज़ करा है।
मतलब जैसे देखो यहाँ पर आपने हिंदी, साइकोलॉजी, आर्ट्स, मैंने हिंदी चूज़ करी थी, मुझे हिंदी पसंद भी थी एंड हिंदी बहुत स्कोरिंग भी है, बट पता नहीं मेरे 3 नंबर कैसे काट दिए, मैंने तो सिर्फ एक ही नंबर का गलत करके आई थी, बट कोई नहीं, चलता है, ठीक है। उसके बाद योर सब्जेक्ट ऑफ प्रेफरेंस, यानी कि इसमें आपने मैथ्स और बायो में से जो भी लिया है उसको लो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, आपको पसंद होगा तभी आपने उस सब्जेक्ट को चूज़ करा होगा। एंड उसके बाद आप केमिस्ट्री पे आओ, देन आप फिजिक्स पे आ सकते हो, ठीक है। फिजिक्स में क्यों बोल रही हूँ कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का ये जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा वीक होता है, सो फिजिक्स सिर्फ वही टॉप 4 में लेना जिनका वो अच्छा होता है, क्योंकि पिछले बार भी आपने देखा होगा कि कई सालों से तो नहीं, मतलब इट हैज़ बिन लाइक 1 और 2 ईयर्स सिंस फिजिक्स हमारे थोड़ा टफर साइड में आ रही है, ठीक है। CBSE का आपने क्लास 12 का फिजिक्स का पेपर देख लिया होगा, तो उससे आइडिया लगा देना, अगर नहीं देखा है तो एक बार एनालिसिस कर लो उसका भी। अब मैं ब्लॉक्स के बारे में बात करती हूँ। देखो डे 1 में आपको ऐसा करना है कि चलो इंग्लिश एक लाइट सब्जेक्ट ले लिया, केमिस्ट्री एक हैवी सब्जेक्ट ले लिया। इंग्लिश में आपने सोचा इंग्लिश में चलो एक फॉर्मेट कर लेते हैं, प्रपोजल राइटिंग सीख लेते हैं कैसे करना है, या फिर प्रिपोजिशन प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो तो अलग बात हो गई। उसके बाद केमिस्ट्री में आपको सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर करना है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, सिर्फ एक चैप्टर करना है, उसके PYQs करना है, उसके क्वेश्चंस करना है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं इंस्टेड ऑफ लॉन्ग नोट्स, ठीक है। उसके बाद डे 2 की बात करें तो यहाँ पर आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हो या फिर सब्जेक्ट ऑफ प्रेफरेंस ले सकते हो। तब मेन चीज़ आती है डे 3 में। डे 3 में आपको डे 1 का रिवाइज करना है एंड उसके बाद वही सेम शेड्यूल फॉलो करना है कि इंग्लिश, केमिस्ट्री, या फिर उसके बाद सेम पैटर्न फॉलो करना है। अब देखो तुम खुद ही सोचो ना, तुम्हारे सिर्फ 5 सब्जेक्ट हैं ISC में, ऊपर से तुम्हें सिर्फ 4 सब्जेक्ट लेने हैं, तो प्रॉब्लम तो बिल्कुल है ही नहीं, प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। अगर आप थोड़ा सा स्टिक करोगे टॉप 4 में, आप आराम से 90+ ला सकते हो। सो एट एंड ऑफ ईच डे अब बोलोगे भाई फिजिक्स कब पढ़नी है, जो फिजिक्स टॉप 4 में नहीं लाना चाह रहा है वो फिजिक्स कब पढ़ेगा, थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो जब आपके सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, डे 1 के इंग्लिश, केमिस्ट्री हो जाएगा, तो एट द एंड ऑफ ईच डे यू हैव टू डू फिजिक्स, ठीक है। जितना कर सकते हो उतना करना। ओके, नाउ लेट्स कम टू इंग्लिश। अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, जिससे कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकते हो। फर्स्टली आपको देखना है करेक्ट फॉर्मेट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय ISC काउंसिल। सबसे पहले तो ये देखो जो तुम फॉर्मेट कर रहे हो क्या वो ISC काउंसिल के हिसाब से है। जैसे हमारे प्रपोजल में बहुत सारे चेंजेस आए हैं कि बुलेटिन में नहीं लिखना है, पैराग्राफ्स में नहीं लिखना है, जो भी है, वैसे मैंने एक वीडियो में कवर कर रखा है, आप देख सकते हो, प्रपोजल राइटिंग की वीडियो मैंने बना रखी है। उसके बाद ऐसे राइटिंग गाइड, थोड़ा ऐसे देखो, ऐसी बात नहीं है कि आप बिना प्रिपेयर करे चले जाओ, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप लर्न करने लग जाओ ऐसे कि हर एक लाइन की हाँ हाँ ये लिखना है मेरे को, बट ट्राई करना कि कोट्स बहुत सारी ऐड करना, एंड अगर वो स्टोरी है तभी डायलॉग ऐड करना। बाकी 1 to 2 डायलॉग्स चलते हैं बाकी ऐसे में, लेकिन स्टोरी राइटिंग में आपको डायलॉग्स लिखने ही पड़ेंगे। बट इफ़ यू इंक्लूड मोर दैन 2 डायलॉग्स इन नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव, वर्ड इट बिकम्स स्टोरी राइटिंग। सो वो भी आपको देखना है। अभी छोटी मोटी चीज़ें बता रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा हो कि हाँ ऐसे जो डिफरेंट टाइप्स के हैं तो उनके डिफरेंट फॉर्मेट हैं, मतलब इनके भी फॉर्मेट है, कैसे लिखना है, क्या नहीं लिखना है। तो उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर ग्रामर रूल्स आपको पता रहने चाहिए। टेंसेस, प्रेपोजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के लिमिटेड रूल्स हैं। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, मतलब कैसे आपको प्रेसी में, देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं प्रेसी में बेसिकली समरी पूछते हैं या फिर कुछ भी क्वेश्चन के रिलेटेड में समरी पूछ देंगे। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं सारा सेम डिट्टो उसी में लगा देंगे प्रेसी में, ठीक है भाई, प्रेसी इज़ द समरी एंड नॉट द सेम थिंग। आपको समराइज करना है और अपने वर्ड्स में करना है। वो जो आपको पेपर में कॉम्प्रीहेंशन का पैराग्राफ दे रखा है उसके तरह ही लिख दोगे तो आपके नंबर रिड्यूस हो सकते हैं। ओके, नाउ योर क्वेश्चन माइट बी कि यार दीदी इतने सारे चेंजेस हम कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मेट है, हमारी टीचर तो ये बताती है, कोई टीचर तो ये बताता है। तो उसके लिए मैंने उसके लिए मैंने लॉन्च करा है इंग्लिश लैंग्वेज का फुल कोर्स। इसमें हमने सारे फॉर्मेट्स, चाहे वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट हो, आर्टिकल हो, मैगजीन रिपोर्ट हो, प्रपोजल, उन सब के फॉर्मेट्स एकदम ISC के अकॉर्डिंग हमने फ्रेम करे हैं। बाकी ऐसे राइटिंग गाइड भी है एंड हम अपडेट भी करते रह रहे हैं इस कोर्स को। इस कोर्स में आपको PDF भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे एंड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। मैंने प्रॉपर ग्रामर रूल्स बता रखे हैं एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रखी है अलॉन्ग विथ PYQs, जो कि मैंने एनालिसिस भी करा रखा है जिसमें बहुत सारा एनालिसिस है, देख लेना। एंड कॉम्प्रीहेंशन हम अपडेट करेंगे आगे। सो इफ़ यू वांट टू परचेज दिस ई बुक यू कैन क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स
एंड अभी उसका रेट बहुत कम है, धीरे धीरे इंक्रीज़ होता जाएगा. सो अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी, इंग्लिश लैंग्वेज की, एंड इफ़ यू वांट टू स्कोर 95+ इन इंग्लिश ISC, आई वुड हाईली रिकमेंड दिस कोर्स. तो यू कैन परचेज इट. लेट्स टॉक अबाउट लिटरेचर. टाइम नहीं थी, वी हैड टेम्पेस्ट, एंड 10th में हमारे पास मर्चेंट ऑफ वेनिस थी. बट वॉट आई लर्न इज़ दैट अगर मैं कोट्स के बारे में बात करूँ तो कोट्स आपको बहुत सारी याद करनी पड़ेगी. पहले ही बता रही हूँ, हर दिन रिवाइज करो लिटरेचर को एंड हाईलाइट ओनली कोट्स. देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपनी मैकबेथ की जो उनकी बुक है वो सब कुछ अंडरलाइन करने लग जाएंगे. उसके बाद उनको खुद कन्फ्यूजन क्रिएट होगी कौन सा कोट है, कौन सा कीवर्ड है. तो जो मैंने करा था मैं वो बताती हूँ. देखो आपको सिर्फ और सिर्फ कोट्स को हाईलाइट करना है. कोट्स डायलॉग हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो सकते हैं, बट आपको एकदम सेम ही उसमें लिखना है, लैंग्वेज में लिखना है. जो बुक में लिखा है वो ही लिखना है और वो ही कोट्स होता है. यूसेज ऑफ कीवर्ड्स एंड यूज़ अ हैंडबुक. देखो अगर आप हैंडबुक यूज़ नहीं करते हो देन लेट मी टेल यू, आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो. देखो मैंने हैंडबुक यूज़ करी थी अपने टेम्पेस्ट के लिए. उसमें सारी एक्सप्लेनेशंस रहती है एंड बहुत आसान हो जाता है चीज़ें समझने में. एनालिसिस ऑफ आंसर्स एंड एग्जामिनेशंस. अब मेरे केस में क्या था, मेरा लास्ट रोल नंबर था तो मेरी टीचर मेरे आंसर्स मेरे सामने चेक करती थी. एंड कभी कभी मुझे लगता था यार मेरा लास्ट रोल नंबर है तो प्रॉब्लमैटिक चीज़ तो है ही, क्योंकि मेरे सामने आंसर चेक करना, ऊपर से मेरे को डर लगता था कि क्या पता मैम कुछ बोल दें कि अरे तुमने ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है. बट दैट रियली हेल्प मी. जो मैम मेरे को रिमार्क्स देती थी ना, मैं उनको एनालिसिस करती थी, जिस वजह से मेरे अच्छे नंबर बन गए. उसके बाद मैं स्टोरीज़ की बात करती थी. देखो स्टोरीज़ में आपको फिगर ऑफ स्पीच, डायलॉग्स, आज कोट्स, कीवर्ड्स, आपको ये सब पता रहना चाहिए इनके बारे में. हाइपरबोली हो गया, मेटाफर हो गया, सिमिली हो गया, इसके बीच का डिफरेंस, ये सारे फिगर ऑफ स्पीचेस के अंदर आते हैं. कोट्स भी इसमें वही है, डायलॉग्स हो गई, इंपॉर्टेंट लाइंस हो गई. कीवर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जो आपके पूरे आंसर को समराइज करता है, तो आपको वो ही यूज़ करने हैं बहुत सारे. एंड अगर मैं बताऊँ तो मैंने पोएम और स्टोरीज़ में बहुत सारे कीवर्ड्स यूज़ करे थे. एंड हाँ टेम्पेस्ट में तो करे ही थे खैर मैंने. नाउ हाउ टू राइट आंसर्स, मैंने इसकी स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है. वैसे तो वो 10th के लिए यहाँ तक मुझे याद है, बट यू कैन अप्लाई इट फॉर योर 12th एज वेल. तो उसमें मैंने बता रखा है कैसे आंसर फ्रेम करना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, बहुत प्रिसाइज आंसर्स लिखने हैं, नॉट टू लॉन्ग नॉट टू शॉर्ट. तो आप देख सकते हो. बाकी आपको थीम पढ़ना है, आपकी वर्कबुक दी रहेगी आपको, तो उसमें थीम लिखा रहता है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन रहता है. सो वर्कबुक में ना आपको एक्सप्लेनेशन दी रहेगी एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने मोस्टली जो आंसर्स हैं थोड़ा मैं रीड कर लेती थी ऊपर से, ताकि मैं खुद का आंसर तो लिख लूँ बट थोड़ा बहुत वहाँ से भी निकाल के उसमें डाल दूँ. सो बेसिकली माई आंसर वॉज अ मिक्सचर ऑफ कीवर्ड्स, कोटेशंस, लाइन्स फ्रॉम माई वर्कबुक एंड माई ओन आंसर्स. पोएम की बात करें, पोएम में देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत सारे बच्चे नेगलेक्ट करते हैं, दैट इज़ सिम्बॉलिज्म. दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज पैरेलिज्म. सिम्बॉलिज्म यानी कि पोएम बच्चे पढ़ते हैं, पोएम ठीक है रट्टा मार लिया और लिख के आ गए सेम टू सेम, बट उनको पता नहीं रहता है कि उसके पोएम के पीछे एक हिडन मैसेज होता है, पैरेललिज्म है, सिम्बॉलिज्म है हर चीज़ का. तो वो भी आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो आंसर पहला तो जो एक्चुअल मीनिंग निकल रहा है पोएम का पहला वो लिखो. उसके बाद आंसर में आपको एक और चीज़ ऐड करनी है, दैट इज़ सिम्बॉलिज्म. उस पर्टिकुलर लाइन का सिम्बॉलिक, उसका सिम्बॉलिज्म क्या है, यानी कि उसके पीछे की बात क्या है, उसका हिडन मैसेज क्या है, वो भी लिखना है आपको. कोट्स, ऑल इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ पोएम. भाई मैं तो बोल रही हूँ अगर आपको कोट्स लिखनी है पोएम में तो मैं पूरी पोएम ही याद करके गई थी एक तरीके से, क्योंकि मैंने इतने बार कोट्स लर्न करके मेरे को पूरी पोएम याद हो गई. ठीक है. बाकी फिगर ऑफ स्पीचेस वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, बट ऑल्सो फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन. आपकी राइटिंग इंग्लिश में मैटर करती है. ऐसा नहीं कि आपके रिड्यूस हो जाए, मैं आपके मार्क्स काट देंगे जस्ट बिकॉज ऑफ बैड हैंड राइटिंग, बट हाँ अगर प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो इम्प्रेशन अच्छा बढ़ता है. लेट्स टॉक अबाउट हिंदी. देखो हिंदी बहुत कम बच्चे एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं, बट मुझे अच्छी लगती है तो मैंने इसलिए ले लिया. तो देखो सबसे पहले तो आपको ये पता रहना चाहिए कि आपके MCQ में कोई भी रैंडम अगर MCQ, एक तो MCQ का पोर्शन आता है, एक आता है लॉन्ग आंसर का. तो MCQ में ध्यान रखना कि सारे चैप्टर में से कोई सा भी चैप्टर उठा लेंगे MCQ के फॉर्म में. ठीक है. तो उसके लिए तो आपको सारे चैप्टर पढ़ के जाने ही पड़ेंगे. बट अगर थ्योरी क्वेश्चन की बात करें तो वो आपके लक पर डिपेंड करता है कि कोई भी चैप्टर का आ जाएगा और आपको करना पड़ेगा. ऐसा भी बहुत बार बच्चे करते हैं कि वो कोई चैप्टर छोड़ के चले जाते हैं, मतलब बोर्ड से वही चैप्टर आया रहता है तो वो बोलते हैं अरे यार काश ये चैप्टर पढ़ लिया होता. सो आपका जो सिलेक्टेड चैप्टर्स है वो भी आपको ध्यान देना है.
ठीक है, कौन से चैप्टर आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने बोर्ड्स के लिए। बट MCQs क्योंकि सारे चैप्टर से ही आते हैं तो उसके लिए आपको रीडिंग तो सारे चैप्टर्स की देनी पड़ेगी। बाकी कोटेशंस यूज़ करना है आपको, एंड ऑथर नेम पता रहना चाहिए, ऑथर का नेम पूछ लेते हैं, एंड ऑर्गेनाइज्ड आंसर्स होने चाहिए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बायोलॉजी। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं यार कि हमारी बायोलॉजी की बुक इतनी मोटी है IST की, हम किससे पढ़े। फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस मेजरली ऑन NCERT, आपका मेजर फोकस NCERT में होना चाहिए। बाकी उसके बाद अगर आपको IST बुक से पढ़ना है तो आप सिर्फ न्यू टर्म्स पढ़ो या फिर रिपीटेड क्वेश्चंस पढ़ो, दो चीज़ें पढ़ो। वैसे हमारे टाइम में हमारा IST बोर्ड्स 2024 में था तो उसमें हमारा पूरा NCERT से बन के आया था पेपर। बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हो गया हमारा IST बुक में, और बहुत सारी चीज़ें न्यू टर्म्स है तो वो तो रीड कर लेना, बट रिपीटेड क्वेश्चंस थोड़ा लर्न करके भी चले जाना। तो IST बुक में तो आप हाईलाइट ही कर लेना जो जो आपको न्यू टर्म्स दिख रहे हैं। बाकी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम की लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस साल से हमारे लॉजिकल क्वेश्चंस भी ऐड हो गए हैं, आपके टाइम भी आए होंगे पिछले साल, लॉजिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने स्टार्ट हो गए हैं। और अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देखो हमारी टीचर पहले से ही बोलती थी कि जब भी तुम आंसर लिख रहे हो जस्ट आंसर मत लिखो, उसके साथ डायग्राम बनाओ या फिर फ्लो चार्ट बनाओ या फिर कीवर्ड्स को अच्छी तरीके से अंडरलाइन कर लो, दैट मेक्स योर आंसर प्रेजेंटेबल। ओके, अब मेरे बायोलॉजी में नंबर का कटे थे, वो थे जेनेटिक न्यूमेरिकल्स। मैंने थ्योरी में इतना फोकस कर लिया, डायग्राम में इतना फोकस कर लिया, बट लास्ट में मैं न्यूमेरिकल्स तो भूल गई। बायोलॉजी में एक ही चैप्टर में न्यूमेरिकल्स है मेजरली, वो है जेनेटिक्स, तो उसमें नियरली 8 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आए थे और मेरे उससे 8 मार्क्स उसी में गए थे। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में अगर मैं रिविजन की बात कर रही हूँ यहाँ, देखो सच बताऊँ तो जैसे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, जैसे JEE हो गया, नीट हो गया, तो ऐसे एग्जाम्स के लिए हमें डिटेल लेक्चर देखने पड़ते हैं क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट अगर मैं बोर्ड्स की बात करूँ तो आपके लिए 1 शॉट लेक्चर भी चल जाएगा, बट मेरा तो यही है कि पहले थोड़ा अच्छे से खुद से पढ़ना, तब 1 शॉट लेक्चर को देखना, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। नाउ नेम्ड रिएक्शन आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगी, तो इस केस में आपको रिवाइज करना है, ऐसा कोई भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं, आपको रिवाइज ही करना पड़ेगा। एंड रिएक्शंस के लिए सेपरेट नोटबुक बना लो ताकि आप बार बार उसको रिवाइज करते रहो। नाउ अनदर डाउट ऑफ मैनी स्टूडेंट्स इज दैट GOC नॉमेनक्लेचर कि 11th में GOC थी, क्या हमें करना है। देखो अगर मैं सच बताऊँ तो GOC मैंने जब मैंने ड्रॉप लिया था तब मैंने पढ़ा था GOC, और तब मेरे को समझ में आया कि ओ इतनी सारी चीज़ें होती जो मुझे आज तक पता ही नहीं थी। बट बोर्ड्स तो मैंने बिना GOC पढ़े ही दिया था और मेरे ठीक ठाक नंबर भी आ गए थे उस हिसाब से। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, अगर आपको रिएक्शंस बनाना सीखना है, अगर आपको मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में फोकस करना है तो आप GOC कर सकते हो। बट अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो उसके लिए आप GOC को इग्नोर कर सकते हो। बट बेसिक चीज़ तो आपको आनी चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस में क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, टॉटोमेरिज्म 11th का सिलेबस है वो नहीं आएगा उसमें, बाकी नॉमेनक्लेचर नहीं। ठीक है, तो आपका मेजर डाउट ये था ना कि GOC करना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से ISC में हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप रट्टा भी मार के चले जाओ रीजनिंग क्वेश्चंस के लिए तो चल जाएगा काम। ठीक है, ये नहीं बोल रही कि GOC बिल्कुल मत करो, कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। बट मैंने GOC नहीं करी थी, बट जब मैंने GOC करी तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारी चीज़ें आई वॉज मिसिंग आउट इन ऑर्गेनिक। सो आपको नहीं पता तो बता देती हूँ, ऑर्गेनिक का सबसे ज़्यादा वेटेज होता था, फिजिकल आता तब इनऑर्गेनिक आता है। तो ऑर्गेनिक में भी एक ऑर्डर है, ऑर्गेनिक में क्या ऑर्डर है बताती हूँ। सबसे ज़्यादा वेटेज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का है, उसके बाद अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का है, देन हैलो एल्केन, हैलोअरीन, फॉलोड बाय नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एंड बायोमोलिक्यूल्स। अब देखो मैं सच बताऊँ तो मैंने कोई लेक्चर नहीं देखा था, मैंने सिर्फ ISC बुक से पढ़ा था, क्योंकि ISC बुक इन इटसेल्फ इज सो गुड, उसमें इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है हर चीज़ की, और उसमें सारी रिएक्शंस कवर्ड है, तो मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बट हाँ, मुझे अब लगता है कि थोड़ा बहुत लेक्चर भी देख लेती तो मेरे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाते। ठीक है, तो ये आपको मैंने ऑर्डर दे दिया है। बाकी रीजनिंग क्वेश्चंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपकी जो ISC की बुक है तो एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर आपका NCERT बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसमें रीजनिंग का एक पर्टिकुलर सेक्शन रहता है, तो वहाँ से रीजनिंग पक्का करके जाना। बाकी एक सीक्रेट बताती हूँ आपको, आपकी जो ISC की बुक है उसमें एंड में सारी रिएक्शंस प्रोवाइडेड है, एंड टू एंड सारी रिएक्शन प्रोवाइडेड है, चाहे वो नेम्ड रिएक्शन हो, चाहे वो
कोई सी भी रिएक्शन है, सारी रिएक्शन है। अच्छा, मैं आपको लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता देती हूँ जो PYQ उसकी फॉर्म में बहुत बार आई है। मैं बस रीड कर रही हूँ, बाकी तुम अपने बुक में टिक मारना है या फिर लिखना है तो लिख लो। टॉलेंस रिएजेंट, हैलोफॉर्म टेस्ट, यूरोट्रॉपिन फॉर्मेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन, रोजमंड रिएक्शन, वोल्फ किशनर रीमटाइमन, नाइट्रेशन, Hunsdiker reaction, bromination, Friedel-Crafts acylation, alkylation, decarboxylation, aldol condensation, Grignard reagent, Sandmeyer reaction, Gattermann reaction, esterification, Darzen method, benzoin condensation, Clemmensen reduction, Etard reaction, Wurtz reaction. अब देखो, majority of the reactions are named reactions, and अब हम बात करते हैं कंडीशनल रिएक्शंस की. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कैटेगराइज रिएक्शंस की भी कैटेगरी होती है. एंड एक और चीज़ है, बहुत बार बच्चों को रूट्स ऑफ मैकेनिज्म समझ में नहीं आता है. रूट्स ऑफ मैकेनिज्म मतलब वो बोलते हैं अरे यार इस रिएक्टेंट को इसके साथ रिएक्ट करा तो कुछ और बन रहा है. तो रूट्स ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है, किसके प्रेजेंस में क्या बन रहा है, ये भी आपको पता रहना चाहिए. अगर नहीं पता तो मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करते हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हो. देखो, कंडीशनल रिएक्शन में क्या होता है कि टेम्परेचर, कैटलिस्ट, रिएजेंट, प्रेशर, ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस करती है कि आपकी रिएक्शन कैसे होने जा रही है. फॉर एग्जाम्पल, मैं हैलोजनेशन का एग्जाम्पल लेती हूँ. आपके पास है फिनॉल, वो रिएक्ट कर रहा है ब्रोमीन के साथ. अब आपका क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, दैट इज़ वाइट प्रेसिपिटेट. बट अगर मैं इसी फिनॉल को रिएक्ट करूँ ब्रोमीन के साथ, बट CS2 में, वो भी 243 केल्विन में, तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और एक पैरा प्रोडक्ट मिलेगा. तो यहीं से रीजनिंग क्वेश्चंस भी डिराइव होते हैं. अब दूसरा आपको एग्जांपल मैं यहाँ दिखा देती हूँ, खुद देखो. नाइट्रेशन रिएक्शन है, यहाँ पर फिनॉल है, ये डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमें 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं. बट अगर मैं बात करूँ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, रिएक्शन पूरी सेम है, बट मैंने यहाँ पर क्या यूज़ कर दिया है, इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट वर्ड मैंने कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड यूज़ कर लिया. तो यहाँ पर मेरा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल बन रहा है. दैट इज ऑल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड. अगर आपको पिक्रिक एसिड के बारे में नहीं पता है तो ये ओनली एसिड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास COOH ग्रुप नहीं है. तो क्या कभी आपने सोचा, अगर कभी नहीं सोचा तो आपने कभी डिटेल में पढ़ा ही नहीं इस चैप्टर को, तो अब पढ़ लेना. और दूसरी चीज़ ऑर्गेनिक में क्या इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट. देखो, आपको 2 एलिमेंट दे देंगे, बोलेंगे डिस्टिंग्विश करो इन दोनों को. आइडोफॉर्म टेस्ट आता है, इसमें टॉलेंस आता है बिटवीन फॉर्मल एसिड एल्डिहाइड. वो बोल देंगे चलो डिस्टिंग्विश एसिड एल्डिहाइड एंड एसीटोन. तो यहाँ पर आपको सीरीज भी दे रखी है इस चैप्टर में, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में एसेंट और डिसेंट वाली, तो वो भी देख लेना. बाकी FeCl3 टेस्ट हो गया, AgNO3 टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट. नाउ नेक्स्ट कैटेगरी रिएक्शन क्या आती है, कन्वर्जन्स की आती है. इसी में रूट ऑफ मैकेनिज्म यूज हो रहे हैं, यानी कि किसके प्रेजेंस में क्या बनेगा, ये भी आपको चार्ट बनाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, वो आपको बोल देंगे चलो कन्वर्ट करो एन प्रोपाइल अल्कोहल को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में, यानी कि लोअर अल्कोहल टू हायर अल्कोहल में. अब ये देखो, सबसे पहले आपको याद रहनी चाहिए ये चीज़ें कि मेरे पास एक अल्कोहल है, मैंने इन द प्रेजेंस ऑफ SOCl2 रिएक्ट करवाया, तो क्या बनेगा, CH3CH2CH2Cl, यानी कि यहाँ पर Cl आ रहे हैं. तो ये हो गया हमारा रूट ऑफ मैकेनिज्म. अब जैसे मैंने अल्कोहलिक KOH, अगर आपको ये भी चीज़ नहीं पता तो मैं क्या ही बोलूँ, आपको एक चीज़ पता रहनी चाहिए. अगर मैं एक्वस KOH के प्रेजेंस में उसको रिएक्ट कर रही हूँ तो मेरा अल्कोहल बनेगा, बट अगर मैं अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में कर रही हूँ तो मेरा क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा. ये सारी बेसिक चीज़ें जो पता रहनी चाहिए. उसके बाद मैंने MK रूल लगाया. अब देखो, नीट में क्या होता है कि शॉर्ट फॉर्म तो आपको पता ही होगा कि कार्बन हैविंग मोर हाइड्रोजन विल गेट हाइड्रोजन, है ना. शॉर्ट फॉर्म तो पता ही होगा, बट ये हमेशा अप्लाई नहीं होता है. स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस दे देंगे जहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, वहाँ पर हर बार शॉर्ट फॉर्म काम नहीं करती, बट बोर्ड्स में मेजॉरिटी रिएक्शंस में शॉर्ट फॉर्म काम कर जाती है. वरना अगर आपको मैकेनिज्म देखना है तो वो भी देख लेना. अच्छा, एक और चीज़ मेरे को बता देना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स का थोड़ा एक्सप्लेनेशन बनाना है, बना दूंगी. बस आपको लिख देना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लीज़ मेक, ठीक है. अब यहाँ पर ये हो गया. अब एक्वस KOH लिया, मैंने क्या बताया था, एक्वस KOH लोगे तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर प्रोपेन टू ऑल बन गया. दैट इज़ हाउ कन्वर्जन्स वर्क. नाउ ऑल्सो नो द डिफरेंसेस. बहुत सारी रिएक्शंस सुनने में सेम रखती है बट होती अलग है. फॉर एग्जाम्पल, एक कैटेगरी है कोल्बे स्मिट रिएक्शन की और एक कैटेगरी है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस की. अब अगर आपको याद आ रहा होगा तो कोल्बे स्मिट में हमारा सैलिसिलिक एसिड बनता है, शायद से वही बनता है, बट कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस अलग है.
ठीक है, सो आपको डिफरेंसेस पता रहने चाहिए। देन वी कम टू फिजिकल। फिजिकल में कुछ नहीं है भाई, फिजिकल सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, ग्राफ है, केमिकल काइनेटिक्स में ज़्यादा ग्राफ्स हैं, वो भी देख लेना। y=mx+c से ही सारे डिराइव हो जाते हैं इनफैक्ट, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स में फोकस करना है। न्यूमेरिकल सारे के सारे ISC की जो बुक में दे रखे हैं ना, स्पेशली PYQ वाले, वो करके जाना, ठीक है। पेपर पैटर्न पता चल जाता है। अब मैं बात करती हूँ इनऑर्गेनिक की। देखो इनऑर्गेनिक में आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी मैं इसलिए वन शॉट लेक्चर हाईली रिकमेंड करूँगी, सारी चीज़ें कवर हो जाती है इसमें। एंड अगर मैं रिएक्शंस की बात करूँ तो DNF ब्लॉक में रहती है रिएक्शंस, आपको थोड़ा बहुत लर्न करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत बैलेंस करना पड़ेगा। लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स। देखो फिजिक्स में एक तो थ्योरी पार्ट है। एक बीच में हमारे स्कूल में क्या था, हमारे स्कूल ने बोला कि इस बार थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे और न्यूमेरिकल्स बहुत कम आएंगे। तो मेरे को तो ठीक ही ठाक लगा, बट मेरी फिजिक्स उतनी स्ट्रांग भी नहीं, तो मैंने उतना पढ़ा भी नहीं, तो मेरे को उतना आइडिया भी नहीं है। बट मैं बता दे रही हूँ, थ्योरी में फोकस करना इस बार। लॉजिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी डेरिवेशंस, हाँ डेरिवेशंस में सारी करके गई थी। हमारे टीचर्स ने पूरा हमें डेरिवेशन जितनी भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए वो करवा दी थी। तो डेरिवेशंस के भरोसे गई थी मैं। और उसके बाद न्यूमेरिकल्स तो करके जाना। अब न्यूमेरिकल्स कहाँ से करना, न्यूमेरिकल्स आपकी ISC की बुक से कर सकते हो और PYQs कर सकते हो। सो यू कैन रेफर टू नोट्स, PYQs, ISC बुक के बैक न्यूमेरिकल्स, एंड ऑल यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस। नाउ सम इम्पॉर्टेंट टिप्स। देखो आपको अपने प्री बोर्ड्स 1 और प्री बोर्ड्स 2 के पेपर का एनालिसिस तो करना ही करना है, ठीक है। मिस्टेक्स अगर नहीं पता चलेगी तो आप सेम मिस्टेक्स वहीं करके आओगे। देयर शुड बी अ गुड पेपर प्रेजेंटेशन। ऐसा नहीं है कि 5 मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग, एक्स्ट्रा 5 मार्क्स, ऐसा नहीं होता। बट हाँ, अगर पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, आपने एक आंसर लिखा है, उसके बाद 2 लाइन लीव करो और उसके बाद नेक्स्ट आंसर शुरू करो, और एक पर्टिकुलर पैटर्न होना चाहिए ना। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 2 पहले कर देंगे, तब अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 4 कर देंगे, तो उससे एग्जामिनर भी थोड़ा इरिटेट हो जाता है। बाकी आपकी हैंड राइटिंग तो अच्छी होनी ही चाहिए, लेजिबल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स। अब देखो मेरे को याद आ रहा है कि प्रपोजल में हमें कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट में करना है, बाकी किसी में नहीं करना है। सिर्फ ये 2 है जिनमें हमें अंडरलाइन करना है। बाकी अगर आंसर्स की बात करूँ तो सारे कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लेना। पेंसिल से कर सकते हो, पेन से कर सकते हो। PYQs को इम्पोर्टेंस देना। ISC का स्पेसिमेन पेपर एक बार चेक कर लेना, क्योंकि हमारा पेपर पैटर्न धीरे धीरे थोड़ा चेंज हो रहा है। एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन पेपर पैटर्न। सो दैट वॉज ऑल दैट यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू स्कोर 90+। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैंने आपको यही बता दी, ये चीज़ फॉलो करोगे तो सब कुछ सॉर्ट आउट है। सबसे पहले देखो हाई वेटेज कौन सा है, उसके बाद देखो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कौन से हैं, देन अरेंज करो किसके बेसिस में कि आपको किसके बारे में कितना नॉलेज है, एंड देन लास्ट में आपका एक ही थिंग है, गिन चुन के 5 सब्जेक्ट, उसमें से भी आपको 4 लाने हैं टॉप 5 में, तो एक चैप्टर एक दिन में कर लोगे, आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल फॉर द वीडियो। एंड अगर आपको परचेज करना है मेरा कोर्स, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू मे चेक इट आउट नाउ। इट विल रियली हेल्प यू in scoring 90+ in English. Believe me, you can do it because you can. Yes. Bye.